बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफार्म जीएस लर्न बाय यज्ञेश में। और आज हम लोगों का भारत के प्राचीन इतिहास के क्रम में हमारा 10वां वीडियो है, यानी 10वीं क्लास है। और आज हम लोग संगम युग पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। ठीक है, कुषाण, शक और यूनानियों का आक्रमण, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करते हुए आज इसी क्रम में हमारा अगला वीडियो संगम युग है और संगम युग पर चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो 3 संगम साहित्यों की रचना हुई है, यानी कि संगम युग, इसकी संज्ञा, इस नाम की संज्ञा इस प्रकार है। इस प्रकार नदियों का मिलना संगम होता है, गंगा जमुना का मिलना भी संगम है। उसी प्रकार यहाँ दक्षिण भारत में संगम यानी सभाओं का जो आयोजन किया गया, यहाँ संगम कवियों की गोष्ठी का संगम हुआ था। और इस संगम में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रचनाएं की गई, साहित्य रचनाएं की गई। बड़े विपुल साहित्य दक्षिण भारत के साहित्य यहाँ हमको मिलते हैं। इसके पूर्व, इस संगम युग के पूर्व दक्षिण भारत का साहित्य जो था वह मिलता नहीं है। यानी दक्षिण भारत के विषय में हमको बहुत अधिक जानकारी जो दक्षिण के साहित्य के संदर्भ में है वो हमको यहाँ देखने को मिलती नहीं है। तो ये संगम युग अत्यंत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत के ऐतिहासिक ग्रंथ और दक्षिण भारत के ऐतिहासिक साहित्य के दृष्टिकोण से ये संगम काल है। और इस संगम काल में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमको यहाँ से पता चलता है। यहाँ पे जो संगम कवियों का जो यहाँ पे उनकी गोष्ठियाँ हुई, उसमें अनेक महान काव्यों की रचना की गई, ऐतिहासिक ग्रंथों की रचना की गई, ठीक है, धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई, जिसमें हम लोगों को दक्षिण भारत के संपूर्ण इतिहास की जानकारी होती है। तो आज हम लोग संगम युग पढ़ेंगे और इसका जो समय है वो 1000 से लेकर के 250 ईस्वी माना जाता है। तो संगम का क्या अर्थ है? तो संगम का तात्पर्य है कवियों की गोष्ठी। जिस प्रकार संगम का अर्थ होता है मिलना, जिस प्रकार गंगा यमुना का संगम होता है, ठीक है, जहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, ऐसे ही विचारों का संगम हुआ। यानी दक्षिण भारत में जो संगम सभाएं हुई, वहाँ कवियों के विचारों का संगम हुआ, जिसमें हमको 3 संगम महत्वपूर्ण है। और 3 संगम में बड़े महान महाकाव्य लिखे गए और उनकी रचनाएं और उनमें क्या क्या उल्लेख किए गए, उन सभी चीज़ों पे संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हुए हम लोग आज इस वीडियो को देखेंगे। तो आज हम लोगों का जो वीडियो है वो संगम युग है। तो संगम का जो अर्थ है, संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से लिया जाता है, क्योंकि इन गोष्ठियों में कवियों द्वारा रचित साहित्य जो है उसको संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो ये जो गोष्ठियाँ थी, इनका प्रमुख उद्देश्य जो था वह साहित्य रचना थी और इनमें जो कवियों द्वारा रचित साहित्य है उसको संगम साहित्य की संज्ञा दी जाती है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमारा है कि दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजन हुए, 3 संगम गोष्ठियों का आयोजन किया गया। और यह किसके संरक्षण में हुआ? तो महत्वपूर्ण, चूँकि यहाँ राजकीय संरक्षण इनको मिला था, तो सबसे महत्वपूर्ण जो संरक्षण इनको, तो वहाँ जो 3 महत्वपूर्ण संगम काल में हमको पढ़ने हैं राज्य, जिसमें चेर, चोल और पांड्य राज्य है। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 महत्वपूर्ण संगमों का आयोजन किया गया। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 महत्वपूर्ण संगमों का आयोजन किया गया। और आइए इन संगमों को देखते हैं, कौन कौन से संगम हुए, कहाँ कौन किसने किसकी अध्यक्षता की और स्थान क्या क्या है। यहाँ से अक्षर प्रश्न बने हुए हैं यूपीएससी से लेकर के और तमाम परीक्षाओं में। तो देखिए, जो प्रथम संगम हुआ था वह अगस्त ऋषि के नेतृत्व में हुआ था, यानी उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और वह स्थान कहाँ क्या था? तो वह मदुरै था। ठीक है, तो मदुरै वह स्थान था जहाँ पे प्रथम संगम का आयोजन किया गया था और उसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम की भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और वह स्थान कौन सा था? तो वह स्थान हमारा जो गया था कपाटपुरम था। ठीक है, और तृतीय संगम जो है, वह तृतीय संगम हमारा उसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी। और यह भी स्थान कहाँ है? तो यह मदुरै में है। तो प्रथम संगम जो है, इसमें बहुत लंबे समय तक यह संगम चला था, आगे मैंने चर्चा की है। ठीक है, द्वितीय संगम जो है कपाटपुरम में हुआ था। अगस्त ऋषि ने ही इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, और इसमें जो प्रमुख ग्रंथ लिखा गया, प्रमुख ग्रंथ का संकलन किया गया, प्रमुख ग्रंथ जो उपस्थित हुआ इसमें, तो वो तोल्कापियम है। आगे इसको हम लोग देखते हैं। आइए प्रमुख ग्रंथों की चर्चा कर लेते हैं। तो जो प्रमुख ग्रंथ है वो है तोल्कापियम। अच्छा, यहाँ पहले हम ये चर्चा कर दें कि देखिए, जो पहला संगम था वो सबसे अधिक समय तक यह हुआ। दूसरे संगम में कपाटपुरम स्थान पर यह आयोजन किया गया द्वितीय संगम का, और इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी। और एकमात्र ग्रंथ, ठीक है, संकलित किया गया वो तोल्कापियम है। इसके रचनाकार जो है तोल्कापियर है।
ठीक है। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, जिसमें व्याकरण के साथ साथ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का भी वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए तो प्रमुख संगम ग्रंथ हैं, उनके रचनाकार देख लेते हैं। तो जो ग्रंथ हमारा है वो तोल्काप्पियम है और इसके रचनाकार हैं तोल्काप्पियर। देखिए थोड़ा सा दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं, थोड़ी थोड़ी बोलने और पढ़ने में कहीं त्रुटि अगर हो जाए तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मेरा प्रयास रहेगा कि त्रुटि ना हो। इसका महत्वपूर्ण विषय क्या है? तो व्याकरण व अलंकार शास्त्र है, जैसा इसके पूर्व मैंने बताया, इसमें व्याकरण और अलंकार शास्त्र है। और जबकि प्राचीनतम व्याकरण तमिल, यानी ये तमिल का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। सबसे प्राचीन अगर कोई व्याकरण ग्रंथ है तो वो है तोल्काप्पियम, इसके रचनाकार तोल्काप्पियर हैं। और यह अलंकार शास्त्र की भी इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, अच्छा, इसमें बताया गया है तमिल देश में कि आर्यों ने ही धार्मिक संस्कार के रूप में विवाह प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो जो दक्षिण भारत का जो संस्कार है, धार्मिक संस्कार, ठीक है, धार्मिक संस्कार के तौर पे वहाँ पे जो विवाह क्रम था, ठीक है, कर्म था, उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो आर्यों को जाता है। और ये चर्चा किस में की गई है? तो ये तोल्काप्पियम में की गई है, तोल्काप्पियर द्वारा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा जो ग्रंथ जो महत्वपूर्ण है, मैं उसी को इसमें सम्मिलित किया हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। दूसरा ग्रंथ हमारा क्या है? तिरुमिरुकात्रुपदय। ठीक है, तिरुमिरुकात्रुपदय यह ग्रंथ है और इसके रचनाकार कौन है? तो नक्कीरर हैं। ठीक है, तीसरा हमारा ग्रंथ है कुरल। ठीक है, इसे तमिल साहित्य का बाइबिल व पंचवेद भी कहा जाता है। ठीक है, तो कुरल जो हमारा ग्रंथ है इसको तमिल साहित्य का बाइबिल और पंचवेद भी कहा जाता है। इसमें धर्म, अर्थ की भी बात की गई है। ठीक है, अच्छा, इसके जो रचनाकार है तिरुवल्लुवर हैं। ठीक है, तिरुवल्लुवर इसके रचनाकार हैं कुरल के। आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा है वह है श्री पंचमूलम। हालांकि ये ऐसे लिखा है, थोड़ा सा गलती हो गई है, श्री, मैंने श्री कर दिया है, श्री पंचमूलम। ठीक, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, श्री पंचमूलम। इसके रचनाकार कौन है? तो एक मिनट, इसके रचनाकार हैं, तो इसके रचनाकार हैं जैन। अच्छा, अगला ये देखते हैं। तो अगले में जो महत्वपूर्ण हमारे हैं, जिसमें संगम ग्रंथों में जो महाकाव्य के तौर पे देखे जाते हैं, ठीक है, तो जो प्रमुख संगम युग के महाकाव्य माने जाते हैं, यानी 5 महाकाव्यों की रचना की गई थी, जिसमें शिल्पाधिकारम, मणिमेखला, जीवक चिंतामणि, ठीक है, वलयपति तथा कुंडलकेशी। तो इसमें जो 3 महत्वपूर्ण हैं उसको मैंने इसमें शामिल किया है, जिसमें मणिमेखला, ठीक है, शिल्पाधिकारम और जीवक चिंतामणि, इन तीनों की चर्चा मैंने की है। अक्सर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो शिल्पाधिकारम, एक मिनट, शिल्पाधिकारम, इसके रचनाकार कौन है? तो इलांगो आदिगल है। तो शिल्पाधिकारम ये संगम युग का महाकाव्य है, तो शिल्पाधिकारम, ठीक है, और इसके जो रचनाकार है इलांगो आदिगल हैं। इसमें कुल 32 प्रकार के सूती वस्त्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये कहानी संग्रह भी है इसमें, और इसे जैन मतावलंबी माना जाता है, मतलब इसके जो रचनाकार हैं, ठीक है, इनको जैन मतावलंबी भी माना जाता है। अच्छा, ये चेर शासक सेनगुट्टवन का भाई, मतलब चेर शासक सेनगुट्टवन के भाई कौन है? इलांगो आदिगल। ठीक है, तो ये शिल्पाधिकारम जो है इसके जो रचनाकार हैं वो इलांगो आदिगल है। ठीक, आइए आगे चर्चा करते हैं हम लोग। आगे हमारा दूसरा जो ग्रंथ है वह ग्रंथ है मणिमेखलय। मणिमेखलय जिसका अर्थ है मणियों से युक्त कंगन। तो मणिमेखलय का अर्थ है मणियों से युक्त कंगन, और इसके रचनाकार जो हैं वो शीतलय सतनार हैं। यह इसका विषय क्या है? वो धार्मिक ग्रंथ है और कांची के भयंकर अकाल का वर्णन इसमें किया गया है। ठीक है, अच्छा, इसे तमिल साहित्य का ओडिसी भी कहा जाता है, महत्वपूर्ण चीज़ है। ये प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। इसके जो रचनाकार हैं वो शीतलय सतनार हैं, शीतलय सत्यनार है। ठीक है, मणिमेखला यानी मणियों से युक्त कंगन। चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। तो आगे हमारा जो ग्रंथ है वह है जीवक चिंतामणि। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, जीवक चिंतामणि। इसके जो रचनाकार हैं त्रुतकदेवर हैं। इसके रचनाकार जो हैं वो त्रुतकदेवर हैं, और मान्यता यह है कि पहले जो चोल राजकुमार थे, ठीक है, जो बाद में सन्यासी बन गए, यही कौन है? त्रुतकदेवर। ठीक, अच्छा, आगे हम लोग, तो ये 3 महत्वपूर्ण संगम युग के महाकाव्य रहे। ठीक है, आगे हम लोग संगम कालीन जो राज्य रहे, हालांकि मैंने संक्षिप्त में इसकी चर्चा कर दी है,
आगे मैं चोल साम्राज्य को थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, लेकिन चूंकि संगमकालीन जो राज्य आते हैं तो यहाँ उसकी चर्चा करना जरूरी था कि संगम काल में कौन कौन से राज्य जो थे उस समय चल रहे थे, उत्पन्न थे, या आगे उनके विस्तार हुआ, जो नए नए राज्य उदय हुए। तो 3 प्रमुख राज्य रहे, ठीक है। तो कौन कौन से रहा, तो चोल राज्य, चेर और पांड्य। तो आइए चोल राज्य पर चर्चा कर लेते हैं। तुम्हारे तो चोल राज्य, इसकी प्रारंभिक राजधानी कौन थी, तो उरयूर थी, और बाद में जो दूसरी राजधानी बनी तो वह पुहार है, ठीक है, चोल राज्य की। आइए, प्रथम ऐतिहासिक इसका जो शासक था, प्रथम ऐतिहासिक शासक, तो उसका प्रथम ऐतिहासिक शासक जो है तो वो है उरुवप्पहर्रे इलंसेतीवन्नी, ठीक है। थोड़ा सा अजीब नाम होता है इन लोगों का, दक्षिण भारत के जो भी शासक रहे हुए हैं, ठीक है। तो उरुवप्पहर्रे और इलंसेतीवन्नी, तो ये उसका प्रथम ऐतिहासिक शासक रहा। राजकीय चिन्ह क्या था, तो बाघ था। प्रथम राजा एलोरा, और एलोरा ने ही श्रीलंका का सर्वप्रथम विजय किया था, ठीक है। तो इसने श्रीलंका को विजय किया था। पहला ये चोल शासक था। तो चोल के विषय हम लोग जानकारी ले रहे हैं। तो पहला चोल शासक था। उसके बाद हम लोग देखते हैं चोल वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था वो करिकल था। करिकल का जो अर्थ है जले पाँव वाला व्यक्ति, ठीक है। अच्छा, इसने जो युद्ध लड़े थे तो इसने वेड़ी के युद्ध में पांडचेर के राजाओं को, यानी आप समझिए कि पांडचेर के 11 राजाओं को इसने पराजित किया था। किसने, तो करिकाल ने। तो चोल साम्राज्य या चोल राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। मैं जब चोल राज्य आगे विस्तार से पढ़ाऊंगा तो उसको अच्छे से बताऊंगा, यहाँ पे तो मैंने हल्की से चर्चा की है, ठीक है। अच्छा, इसने कार्यकार कौन से कार्य कराए, तो ये जो करिकाल है इसने बांध का निर्माण कराया। तो कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा इसने बांध का निर्माण कराया था। यानी कि जब इसे श्रीलंका विजय प्राप्त करके वहाँ से लौट रहा था तो इसने श्रीलंका से लाए हुए 12,000 बंदियों की सहायता से कावेरी नदी पर 160 किलोमीटर लंबा बांध, ठीक है, वह पुहार का इसने निर्माण कराया था। आइए आगे देखते हैं। चेर साम्राज्य, चेर राज्य की चर्चा कर लेते हैं। इसकी प्रथम राजधानी वंजिया करियूर थी। द्वितीय राजधानी तोंडी है। प्रथम चेर शासक कौन है, तो उदयनजेरल है, ठीक है। प्रथम जो चेर शासक हैं उदयनजेरल हैं। अच्छा, आगे देखते हैं। चेर राज्य का जो सर्वाधिक प्रतापी राजा था वह है एक मिनट, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। ये एक मिनट, ये है शेन, थोड़ा सा ये रो समझ में आ रहा है, इसको आप लोग कर दीजिएगा। शेनगुट्टवन, ठीक है। इसको आप लोग शेनगुट्टवन पढ़िएगा, ठीक। थोड़ा लिखने में जल्दीबाजी से गलती हो गई है। शेनगुट्टवन ने जो उपाधि धारण की थी तो लाल चेर, भला चेर और धर्मपरायण कुट्टवन की उपाधि धारण की थी। और चेर वंश का जो राजकीय चिन्ह है वह है धनुष, ठीक। आइए पांड्य वंश देख लेते हैं, पांड्य राज्य देख लेते हैं, ठीक है। पांड्य राज्य की जो राजधानी थी कोरकई है। बाद में मदुरै द्वितीय राजधानी हुई। प्रथम शासक नेडियोन है। नेडियोन ने प्रारंभ की कौन सी प्रथा, तो नेडियोन ने समुद्र पूजन की प्रथा प्रारंभ की थी। कौन, तो पांड्य जो राजा था नेडियोन द्वारा कौन सी नदी को अस्तित्व में लाया गया, तो पहरुली नदी जो है, पहरुली नदी इसके द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। पांड्य ऐतिहासिक शासक यानी पांड्य राज्यवंश का जो ऐतिहासिक शासक था वह था पलशाइल इमुदु कुडुमी, ठीक है। पलशाइल इमुदु कुडुमी, थोड़ा सा अजीब नाम है, पलशाइल, ठीक है। पलशाइल मुदुकुडुमी, पलशाइल मुदुकुडुमी। 2-3 बार आप लोग नाम लेंगे तो याद आएगा। पलशाइल मुदुकुडुमी। तो यह इसका सबसे प्रतापी राजा और सबसे ऐतिहासिक राजा माना जाता है, पलशाइल मुदुकुडुमी, ठीक। और अंतिम राजा जो इस राजवंश का था वह था नल्लीवकोडन इस राजवंश का अंतिम राजा था, ठीक।
आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। संगमकालीन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जिला न्यायालय को कहा जाता था मनरम। सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के समाधान केंद्र को क्या कहा जाता था? तो मनरम सभा होती थी। भूमिकर कितना था? तो भूमिकर को करई कहा जाता था, और जो कि उपज का 1/6 लिया जाता था। ठीक है। सीमा शुल्क क्या था? सीमा शुल्क को किस नाम से लिया जाता था? तो ये है उल्गू। कर वसूली अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो वरियार कहा जाता था। संपूर्ण राज्य को मंडलम में विभाजित किया गया था। नगर को उर कहा जाता था, और पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम की संज्ञा दी जाती थी। ठीक है। व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा जाता था। कौन कौन सी प्रथाएं उस समय प्रचलित थी? ठीक है। तो सती प्रथा व वेश्यावृत्ति प्रथा उस समय प्रचलित थी। संगम युगीन सेना, यानी उस समय जो उनकी सेना थी, उनकी सेनाओं को जो नाम दिया जाता है उसको कहते थे चतुरंगणी सेना। ठीक है। तो ये प्रमुख तथ्य रहे, आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो ये संगमकालीन बहुत छोटा सा वीडियो था, हालांकि बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट संगमकालीन में थे नहीं, तो इसलिए मैंने जो अच्छे जरूरी फैक्ट थे मैंने उन्हीं का संग्रह किया इस वीडियो में। देख लीजिएगा, बहुत साधारण है, बहुत कम समय में, देखिए कितने समय में इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया गया। 15 मिनट 16 मिनट में इस वीडियो को कंप्लीट कर दिया गया। आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत शानदार और अच्छा कंटेंट मैंने आप लोगों के लिए लाया हूँ यहाँ संगम काल में। इसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य को पढ़ेंगे, जो कि प्राचीन भारत के इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। चूँकि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो मौर्य साम्राज्य हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। उसके बाद 1-2 वीडियो और प्राचीन भारत खत्म। फिर मैं आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा। ऐसे ऐसे फैक्ट दूंगा 4, 5, 8 किताबों से छांट करके, जहां आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि हमारा समय व्यर्थ नहीं गया, नष्ट नहीं गया। जो भी मैंने आधा घंटा 20 मिनट इस चैनल पे बिताए हैं वो सार्थक रहे हैं। मेरा ये प्रयास रहता है कि बेहतर से बेहतर चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराई जाए, और उसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत की जाती है। तो थोड़ा सा सहयोग करिए, सपोर्ट करिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बढ़ाइए। ठीक है। चैनल थोड़ा प्रगति कर जाए, हमको भी ऊर्जा मिले, और इससे थोड़ी चीज़ें और बेहतर होंगी। तो आज की वीडियो में संगम काल, और अगले वीडियो में हम लोग गुप्त काल को अच्छे से और बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास करेंगे, और बेहतर कंटेंट और बेहतर तथ्यात्मक चीज़ों के साथ में अगले वीडियो में आप लोगों के बीच प्रस्तुत होऊंगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल GS लर्न बाय यज्ञेश को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद।